नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम 15 और 16 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि इसमें आरबीआई के नए सर्कुलर और लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स शामिल हैं। हर सवाल के साथ हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं। लीड बैंक स्कीम पर आरबीआई का यह नया ड्राफ्ट बहुत चर्चा में है। इसे ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements regarding the RBI notification on lead bank scheme guidelines, the draft of which was released on 13th February 2026. 1. The revised guidelines aim to restructure the State-Level Bankers Committee (SLBC) and clearly delineate the roles of the Lead District Manager (LDM). 2. The lead bank scheme, Pounds, was originally introduced by the RBI in 2015, based on the recommendations of the Nachiket More Committee. 3. The scheme operates through a three-tier structure comprising the Block-Level Bankers Committee, BLBC, District Consultative Committee, DCC, and State-Level Bankers Committee, SLBC. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 and 3 ओनली। चलिए अब इस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले इतिहास देखते हैं। लीड बैंक स्कीम 2015 में नहीं बल्कि 1969 यानी 1969 में आई थी। उस समय गाडगिल स्टडी ग्रुप ने एरिया अप्रोच की सिफारिश की थी और नरीमन कमेटी ने लीड बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। अब आते हैं आज की खबर पर। 14 फरवरी 2026 को आरबीआई ने एलबीएस के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी एसएलबीसी और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी एलडीएम के काम को और बेहतर बनाया जाए। आरबीआई चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रेडिट प्लानिंग डिजिटल हो और सरकारी योजनाओं का फायदा सबको मिले। अब स्ट्रक्चर को समझिए। यह स्कीम 3 लेवल पर काम करती है। सबसे नीचे ब्लॉक लेवल पर बीएलबीसी होती है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीसी और डीएनआरसी होती है और स्टेट लेवल पर एसएलबीसी होती है। एग्जाम में याद रखिए, एलबीएस का मेन काम हर जिले में एक लीड बैंक को क्रेडिट प्लान का जिम्मा देना है। अगर स्टेटमेंट में नचिकेत मोर कमेटी का नाम आए तो वो गलत होगा क्योंकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े थे लेकिन एलबीएस के जनक नहीं थे। यह नया ड्राफ्ट मार्च 2026 तक पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का यह सवाल एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का यह सवाल एग्जाम में जरूर आ सकता है। Consider the following statements regarding the cross-border payment agreement signed on 13th February 2026. 1. The agreement was signed between NPCI International Payments Ltd, NIPLA, and Paynet, Malaysia. 2. It facilitates the linkage of India's Unified Payments Interface, UPI, with Malaysia's Do It Now system. 3. The partnership enables real-time cross-border fund transfers only through SWIFT messaging. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए,
यानी 1 एंड 2 ओनली। यहां सबसे बड़ा ट्रैप स्टेटमेंट 3 में है। स्विफ्ट मैसेजिंग का यूज पुराने बैंकिंग सिस्टम में होता है, लेकिन यूपीआई और डू इट नाउ का यह लिंकेज डायरेक्ट क्यूआर कोड पर आधारित है। इसमें स्विफ्ट का कोई रोल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अब पूरी कहानी सुनिए। 12 फरवरी 2026 को एनपीसीआई की इंटरनेशनल शाखा यानी एनआईपीएल ने मलेशिया के पेनेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया। जैसे भारत में यूपीआई है, वैसे ही मलेशिया का नेशनल पेमेंट सिस्टम डू इट नाउ है। इस पार्टनरशिप से भारतीय टूरिस्ट मलेशिया में अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर पाएंगे और मलेशियन टूरिस्ट भारत में डू इट नाउ ऐप से स्कैन कर सकेंगे। यह सिस्टम रियल टाइम है और इसमें करेंसी कन्वर्जन तुरंत होता है। आपको याद होगा कि सिंगापुर के पे नाउ के साथ भी ऐसा ही लिंकेज हुआ था। एग्जाम में याद रखिए, एनआईपीएल को 2020 में बनाया गया था ताकि यूपीआई को ग्लोबली ले जाया सके। स्विफ्ट नेटवर्क महंगा और धीमा होता है, जबकि यह क्यूआर लिंकेज सस्ता और इंस्टेंट है। अगर सवाल आए कि क्या यह रेमिटेंस के लिए है, तो जवाब है कि फिलहाल यह मर्चेंट पेमेंट्स यानी P2M के लिए शुरू हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के डेटा पर यह सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स के डेटा पर यह सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। Consider the following statements regarding the Socioeconomic Impact Analysis Report released by the Department of Financial Services, DFS, in February 2026. 1. The report was released during the Chintan Shivir of the Ministry of Finance. 2. It assesses the impact of the incentive scheme for promotion of RuPay debit cards and low-value Bheem UPI transactions. 3. The report highlights an 11-fold increase in the volume of digital payment transactions from FY 2021 to 22 to FY 2024 to 25. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 3. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 2. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। यह रिपोर्ट बहुत ताज़ा है, इसलिए डेटा को रट लीजिए। फरवरी 2026 में फाइनेंस मिनिस्ट्री का चिंतन शिविर हुआ था। वहां डीएफएस ने यह रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि पिछले 4 सालों में डिजिटल पेमेंट्स में 11 गुना यानी 11 फोल्ड की बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत बड़ा नंबर है। अब समझिए कि इंसेंटिव स्कीम क्या है। जब आप रुपे कार्ड या यूपीआई से छोटा पेमेंट करते हैं, तो दुकानदार को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। इसे जीरो एमडीआर कहते हैं। बैंक को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार करती है। इसी स्कीम का असर नापने के लिए यह रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट कहती है कि इस स्कीम ने डिजिटल पेमेंट्स को गांव-गांव तक पहुंचाया है। एग्जाम में याद रखिए, बजट 2025-26 में इसके लिए 3500 करोड़ रुपए रखे गए थे। अगर सवाल आए कि यह रिपोर्ट किसने रिलीज की, तो याद रखना यह नीति आयोग नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने की है। चिंतन शिविर का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जहां बड़े अफसर पॉलिसी पर विचार करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल बैंकिंग का सवाल है जिसे गलत नहीं करना चाहिए। यह एक प्रैक्टिकल बैंकिंग का सवाल है जिसे गलत नहीं करना चाहिए। Consider the following statements regarding the new usage limits introduced for UPI transactions in February 2026. 1. A new cap has been imposed specifically on balance check requests.
2. The limit is set at a maximum of 50 balance inquiries per day per UPI application. 3. The restriction was introduced to reduce the heavy server load on banks caused by non-financial traffic. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। यह बदलाव हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ा है। फरवरी 2026 में एनपीसीआई और बैंकों ने मिलकर यह फैसला लिया। अब आप एक दिन में एक यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? असल में लोग पेमेंट कम और बैलेंस चेक ज्यादा कर रहे थे। इससे बैंकों के सर्वर पर लोड बढ़ जाता था और जरूरी पेमेंट्स फेल होने लगते थे। इसे टेक्निकल भाषा में नॉन फाइनेंशियल ट्रैफिक कहते हैं। यह लिमिट सिर्फ बैलेंस देखने पर है। पैसे भेजने पर जो लिमिट है वो अलग है। एग्जाम में याद रखिए, यह लिमिट पर ऐप है। अगर आपके पास 2 ऐप हैं, तो शायद आप 100 बार चेक कर पाएं, लेकिन एक ऐप से 50 ही अलाउड है। यह कदम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए उठाया गया है। अगर स्टेटमेंट आए कि यह लिमिट आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में लगाई है, तो वो गलत होगा। यह एक ऑपरेशनल फैसला है, जो एनपीसीआई की गाइडलाइंस पर आधारित है। एनबीएफसी रेगुलेशन में यह बड़ा बदलाव है। यहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। Consider the following statements regarding the draft directions issued by the RBI in February 2026 concerning NBFC registration. 1. The draft proposes to exempt certain categories of NBFCs from the requirement of registration with the RBI. 2. The exemption applies to NBFCs that do not avail of public funds and do not have any customer interface. 3. The proposed asset size threshold for this exemption is set at less than rupees 1,000 crore. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। यह सवाल रेगुलेटरी अपडेट का है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45I ये कहता है कि हर एनबीएफसी को रजिस्टर होना जरूरी है। लेकिन फरवरी 2026 के ड्राफ्ट में आरबीआई ने छूट देने का प्रस्ताव रखा है। छूट किसे मिलेगी? उन एनबीएफसी को जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। लेकिन 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहली यह कि वो पब्लिक फंड यानी जनता का पैसा न लें, और दूसरी यह कि उनका कस्टमर इंटरफेस न हो, मतलब वो आम लोगों से सीधे डील न करें। ऐसा क्यों किया गया? ताकि आरबीआई अपना ध्यान बड़ी और रिस्की कंपनियों पर लगा सके। जो कंपनियां पब्लिक से पैसा नहीं ले रहीं, उनसे सिस्टम को खतरा कम होता है। एग्जाम में याद रखिए, पब्लिक फंड का मतलब सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता। इसमें डिबेंचर और कमर्शियल पेपर भी आते हैं। अगर कोई एनबीएफसी एक भी रुपया पब्लिक से लेती है, तो उसे रजिस्टर होना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी छोटी हो।
चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। आरबीआई का नया ड्राफ्ट एसएलबीसी और एलडीएम के रोल को रिस्ट्रक्चर करेगा। एलबीएस 1959 में गाडगिल और नरीमन कमेटी ने शुरू किया था। एनआईपीएल और पेनेट मलेशिया ने फरवरी 2026 में एग्रीमेंट किया। यूपीआई और डू इट नाउ लिंकेज स्विफ्ट नहीं बल्कि क्यूआर कोड यूज करता है। वित्त वर्ष 22 से 25 तक डिजिटल पेमेंट्स 11 गुना बढ़ गए। यूपीआई बैलेंस चेक की नई लिमिट 50 बार प्रतिदिन प्रति ऐप है। 1000 करोड़ से कम वाली नॉन पब्लिक फंड एनबीएफसी को छूट मिलेगी। अगले सवाल में हम क्रेडिट कार्ड मार्केट और रुपए की ग्रोथ के आंकड़े देखेंगे। क्रेडिट कार्ड मार्केट का यह डेटा आपको चौंका सकता है। Consider the following statements regarding the Indian credit card market and digital payments landscape, based on the recent eBank's payment report released in February 2026. 1. RuPay has surpassed MasterCard to secure the second largest market share, 33%, in the Indian credit card segment, trailing only Visa, 43%. 2. The report highlights that RuPay credit cards are projected to grow at a CAGR of 23% through 2028, outpacing the growth rate of UPI transaction volumes, 15%. 3. Unlike Brazil's Pix system, which is replacing credit cards, India's UPI is credited with fueling a credit card boom by integrating credit on UPI features. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल आर करेक्ट। यह डेटा ईबैंक्स की रिपोर्ट से आया है और यह बैंकिंग एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रुपए ने मास्टर कार्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब वीजा 43% पर टॉप पर है और रुपए 33% के साथ दूसरे नंबर पर है। यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की परमिशन दी थी। ब्राजील में पिक्स सिस्टम ने क्रेडिट कार्ड को खत्म कर दिया, लेकिन भारत में यूपीआई ने क्रेडिट कार्ड को और बढ़ावा दिया है। इसे रिपोर्ट में कन्वर्जेंस कहा गया है, यानी दो सिस्टम मिलकर एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। एग्जाम में याद रखिए, रुपए की ग्रोथ 23% CAGR है, जो यूपीआई वॉल्यूम की ग्रोथ से भी ज्यादा है। अगर सवाल आए कि क्या रुपए नंबर 1 है, तो जवाब है नहीं। अभी भी वीजा लीडर है, लेकिन गैप कम हो रहा है। रोड सेफ्टी की यह स्कीम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी की यह स्कीम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। Consider the following statements regarding the PM Rahat scheme launched by the central government on 13 February 2026. 1. The scheme aims to provide cashless treatment to victims of road accidents during the golden hour. 2. It offers a coverage cap of up to Rs 1.5 lakh per accident per person for stabilization and trauma care. 3. The scheme is implemented under the aegis of the National Health Authority, NHA, using the existing IT platform of Ayushman Bharat. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
पीएम राहत स्कीम का फुल फॉर्म है रैपिड असिस्टेंस फॉर हाईवे एक्सीडेंट ट्रीटमेंट। यह स्कीम गोल्डन आवर को टारगेट करती है। गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट के बाद का पहला 1 घंटा। अगर इस दौरान इलाज मिल जाए तो जान बचने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इस स्कीम में हर विक्टिम को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। यह पैसा सिर्फ स्टेबलाइजेशन और ट्रॉमा केयर के लिए है। इसे लागू कौन कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA, वही एजेंसी जो आयुष्मान भारत चलाती है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत लाई गई है। पहले यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ में चली थी। अब यह पूरे देश में लागू हो गई है। फंडिंग पूरी तरह केंद्र सरकार करेगी। कोऑपरेटिव सेक्टर का यह नया रिवॉल्यूशन याद रखना। कोऑपरेटिव सेक्टर का यह नया रिवॉल्यूशन याद रखना। Consider the following statements regarding the White Revolution 2.0 initiative, for which the Standard Operating Procedure (SOP) was released by the Ministry of Cooperation in February 2026. 1. The initiative aims to establish dairy cooperative societies (DCS) in 1.20 lakh panchayats that are currently uncovered by the cooperative network. 2. The primary objective is to increase milk procurement by cooperatives by 50% over the next 5 years. 3. The National Dairy Development Board (NDDB) has been designated as the nodal agency for the implementation of this initiative. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मकसद प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है। भारत में दूध तो बहुत होता है, लेकिन संगठित क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव्स के पास कम पहुंचता है। सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में कोऑपरेटिव्स की खरीद 50% बढ़ जाए। इसके लिए 1,20,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली जाएंगी। उन पंचायतों में जहां अभी कोई सोसाइटी नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट करेगा NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। एग्जाम में याद रखिए, असली व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 में वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। 2.0 का फोकस महिलाओं और छोटे किसानों को बिचौलियों से बचाने पर है। यह स्कीम NPDD जैसी पुरानी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस में चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी पर यह रूल बदल गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी पर यह रूल बदल गया है। Consider the following statements regarding the PM E-Drive scheme, the operational guidelines for which were released in February 2026. 1. The scheme replaces the FAME2 scheme and has a total financial outlay of Rs 10,900 crore. 2. Unlike FAME2, the PM E-Drive scheme extends demand incentives, subsidies, to private electric four-wheelers, e-cars, to accelerate mass adoption. 3. The scheme introduces a system of e-vouchers for customers to claim subsidies seamlessly at the point of sale. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only 1. Option B. Only 2. Option C. Only 1 and 3. Option D. Only 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत है।
पीएमई ड्राइव स्कीम में प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों को सब्सिडी से बाहर रखा गया है। सरकार का मानना है कि जो लोग कार खरीद सकते हैं, उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। यह स्कीम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ई बस, कमर्शियल ट्रक और 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर फोकस करती है। फेम 2 स्कीम में भी प्राइवेट कारों के लिए सब्सिडी सीमित थी, लेकिन अब पूरी तरह हटा दी गई है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। इसका बजट 10,900 करोड़ है और यह फेम 2 की जगह आई है। इसमें ही वाउचर का सिस्टम लाया गया है, यानी जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपके आधार से लिंक एक वाउचर बनेगा और सब्सिडी सीधे आपके नाम पर प्रोसेस होगी। इससे लीकेज रुकेगा। एग्जाम में याद रखिए, पीएमई ड्राइव का फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान से पढ़िए, यहां अक्सर गलती होती है। Consider the following statements regarding the Urban Challenge Fund, UCF, approved by the Union Cabinet in February 2026. 1. It is a centrally sponsored scheme, CSS, with a total outlay of rupees 1 lakh crore. 2. The fund is designed to support market-led urban infrastructure projects. 3. The scheme is administered by the Ministry of Rural Development. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 एंड 2 ओनली। यहां स्टेटमेंट 3 में ट्रैप है। स्कीम का नाम है अर्बन चैलेंज फंड, तो जाहिर है इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चलाएगी, न कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। रूरल डेवलपमेंट का काम गांव तक सीमित है। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसे देते हैं। इसका कुल बजट 1 लाख करोड़ है। चैलेंज फंड का मतलब है कि पैसे खैरात में नहीं मिलेंगे। शहरों को प्रोजेक्ट बनाकर कंपीट करना होगा। जिसका प्रोजेक्ट बाजार के हिसाब से वाइबल होगा, उसे ही फंड मिलेगा। सरकार चाहती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने बॉन्ड जारी करें और आत्मनिर्भर बने। एग्जाम में याद रखिए, स्मार्ट सिटी मिशन में भी चैलेंज मेथड का यूज हुआ था। अब वही मॉडल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। रुपए के पास क्रेडिट कार्ड मार्केट का 33% शेयर है। पीएम राहत रोड एक्सीडेंट के लिए 1.5 लाख का कैशलेस कवर देती है। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 दूध खरीद में 50% बढ़ोतरी चाहता है। पीएमई ड्राइव स्कीम प्राइवेट कारों को सब्सिडी नहीं देती। अर्बन चैलेंज फंड का 1 लाख करोड़ का बजट महुआ के तहत है। अगले सवाल में हम लखपति दीदी स्कीम के नए टारगेट को देखेंगे। लखपति दीदी स्कीम का टारगेट बढ़ गया है, इसे याद कर लो। Consider the following statements regarding the updated target for the Lakhpati Didis initiative announced in February 2026. 1. The target for creating Lakhpati Didis has been enhanced from 3 crore to 6 crore women. 2. The deadline to achieve this target has been extended to March 2029. 3. The initiative is a subcomponent of the PM Kisan scheme. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3.
सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 एंड 2 ओनली। यहां स्टेटमेंट 3 में एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लखपति दीदी स्कीम पीएम किसान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह डे NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का हिस्सा है। पीएम किसान तो सिर्फ जमीन वाले किसानों के लिए है, जबकि यह स्कीम SHG महिलाओं के लिए है। अब आते हैं नए अपडेट पर। फरवरी 2026 में सरकार ने इसका टारगेट डबल कर दिया। पहले यह 3 करोड़ था, अब इसे 6 करोड़ कर दिया गया है और डेडलाइन भी बढ़ाकर मार्च 2029 कर दी गई है। लखपति दीदी का मतलब है वो महिला जो साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाती है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खेती के अलावा दूसरे काम जैसे LED बल्ब बनाना या ड्रोन उड़ाना सीख सकें। टेक और सिक्योरिटी का यह एलायंस बहुत बड़ी खबर है। टेक और सिक्योरिटी का यह एलायंस बहुत बड़ी खबर है। Consider the following statements regarding the Trusted Tech Alliance launched at the Munich Security Conference in February 2026. 1. The alliance was launched to build a trusted technology stack and reduce dependency on high-risk vendors. 2. It is a coalition of 16 global technology companies, including Indian telecom major Reliance Jio. 3. The initiative was formally unveiled during the conference held in Geneva, Switzerland. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 एंड 2 ओनली। यहां स्टेटमेंट 3 में लोकेशन गलत है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के म्यूनिक शहर में होती है, न कि जेनेवा में। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग मानी जाती है। अब बात करते हैं ट्रस्टेड टेक अलायंस की। यह 16 बड़ी टेक कंपनियों का ग्रुप है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और रिलायंस जियो शामिल हैं। इसका मकसद है चीन जैसे हाई रिस्क देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना। इसे क्लीन नेटवर्क या ट्रस्टेड ज्योग्राफी भी कहते हैं। यह एलायंस एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जहां डेटा सेफ रहे और स्पाईवेयर का खतरा न हो। एग्जाम में याद रखिए, रिलायंस जियो का इसमें शामिल होना भारत के लिए बड़ी बात है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 1963 से चल रही है और इसे सिक्योरिटी का दावोस भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर यह इंडेक्स एग्जाम में आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर यह इंडेक्स एग्जाम में आ सकता है। Consider the following statements regarding the Northeastern Region, NER, District SDG Index 2.0, released in February 2026. 1. The index was released jointly by Niti Aayog and the Ministry of Development of Northeastern Region, MDNR. 2. Hanhathial district of Mizoram secured the top rank in the index. 3. All districts in the states of Sikkim and Tripura were classified as front runners. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों बातें सही हैं। यह इंडेक्स नीति आयोग और डोनर मिनिस्ट्री ने मिलकर निकाला है। इसमें मिजोरम के हनाथियाल जिले ने टॉप किया है। इसका स्कोर 81.43 रहा। सबसे नीचे अरुणाचल का लोंगडिंग जिला रहा।
मजे की बात यह है कि सिक्किम और त्रिपुरा के सारे जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं। फ्रंट रनर का मतलब है जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच हो। यह इंडेक्स बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में याद रखिए, एसडीजी इंडेक्स में 4 कैटेगरी होती हैं: एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। अभी तक कोई जिला अचीवर यानी 100 के स्कोर तक नहीं पहुंचा है। यह इंडेक्स 84 इंडिकेटर्स पर आधारित है। एआई के लिए यह पैनल दुनिया का सबसे बड़ा कदम है। एआई के लिए यह पैनल दुनिया का सबसे बड़ा कदम है। Consider the following statements regarding the Independent International Scientific Panel on AI, constituted in February 2026. 1. The panel was formally appointed by the UN General Assembly to provide a scientific assessment of the risks and benefits of artificial intelligence. 2. It consists of 40 multidisciplinary experts from across the globe. 3. The panel is modeled conceptually after the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, to establish a global scientific consensus on AI. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसे आप एआई का आईपीसीसी मान सकते हैं। जैसे आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज पर साइंस बताता है, वैसे ही यह पैनल एआई के खतरों पर दुनिया को आगाह करेगा। इसमें 40 एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें यूएन जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है। इसका काम है एआई गवर्नेंस में जो गैप है उसे भरना, क्योंकि अभी हर देश और हर कंपनी अपने हिसाब से एआई बना रही है। कोई ग्लोबल रूल नहीं है। यह पैनल निष्पक्ष होकर साइंस आधारित रिपोर्ट देगा। एग्जाम में याद रखिए, इसकी सिफारिश यूएन सेक्रेटरी जनरल की हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी ने 2023 में की थी। अब यह हकीकत बन गया है। इसका मकसद है कि एआई इंसानियत के लिए खतरा न बने। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डिफेंस का यह सवाल आसान लग सकता है, पर इसमें ट्रैप है। Consider the following statements regarding the exercise Vayu Shakti 2026, for which the curtain raiser was released on 13 February 2026. 1. It is a major firepower demonstration conducted exclusively by the Indian Air Force, IAF, at the Pokhran Range, Rajasthan. 2. The 2026 edition was specifically designed to showcase the IAF's offensive capabilities under a simulated operational scenario named Operation Sindoor. 3. It is a biennial multilateral exercise involving air forces from G20 nations. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 में बड़ा झोल है। वायु शक्ति कोई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नहीं है जिसमें दूसरे देश शामिल हों। यह भारतीय वायुसेना का अपना डोमेस्टिक शो है। यह हर 3 साल में होता है, यानी ट्राइनियल है, न कि बाइनियल। इसमें वायुसेना अपनी ताकत पोखरण रेंज में दिखाती है। इस बार का सिनेरियो ऑपरेशन सिंदूर नाम से बनाया गया था। इसका मतलब है दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना और वापस आना। इसमें राफेल, सुखोई और प्रचंड जैसे विमानों ने हिस्सा लिया। एग्जाम में याद रखिए,
वायु शक्ति का मोटो डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय है। अगर सवाल आए कि तरंग शक्ति क्या है तो वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, लेकिन वायु शक्ति पूरी तरह स्वदेशी प्रदर्शन है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। लखपति दीदी का टारगेट 6 करोड़ हुआ मार्च 2029 तक। म्यूनिक में ट्रस्टेड टेक अलायंस लॉन्च हुआ जिसमें जियो शामिल है। मिजोरम का नाहथियाल नॉर्थ ईस्ट एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा। यूएन ने नए एआई साइंटिफिक पैनल में 40 एक्सपर्ट्स नियुक्त किए। वायु शक्ति वायुसेना का घरेलू प्रदर्शन है, न कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। अगले सवाल में हम खंजर एक्सरसाइज के सही पार्टनर देश को पहचानेंगे। खंजर एक्सरसाइज के बारे में यह कंफ्यूजन अक्सर होता है। ध्यान से देखिए। Consider the following statements regarding the 13th edition of exercise Khanjar, which commenced in February 2026. 1. It is a joint special forces exercise conducted between India and Kazakhstan. 2. The primary focus of the exercise is counter-terrorism and special operations in mountainous terrain. 3. The 13th edition, 2026, was hosted in Missamari, Assam. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only one. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है, न कि कजाकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे काजिंद कहते हैं। नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए एग्जाम में गलती हो सकती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 13वां एडिशन असम के मिसामारी में हुआ। मिसामारी में जॉइंट स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल है। इस एक्सरसाइज का फोकस पहाड़ों में आतंकवाद से लड़ने पर है, क्योंकि दोनों देशों के पास पहाड़ी इलाका है और आतंकवाद की समस्या भी है। एग्जाम में याद रखिए, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। अगर डस्टलेक एक्सरसाइज पूछें तो वो उज्बेकिस्तान के साथ है और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है। यह सेंट्रल एशिया के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती का सबूत है। साइंस और रेडियो का यह कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। साइंस और रेडियो का यह कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। Consider the following statements regarding recent developments in science and technology, February 2026. 1. World Radio Day 2026 was observed on 13 February with the theme, Radio and Artificial Intelligence, AI is a tool, not a voice. 2. Scientists at the Raman Research Institute, RRI, Bengaluru, demonstrated a new quantum sensing technique called Raman-driven spin noise spectroscopy, RDSNS. 3. The RDSNS technique allows for the measurement of atomic spin properties only by destroying the atoms during the process. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only one. Option B. Only 2. Option C. Only 3. Option D. Only 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई तकनीक RDSNS की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी इसमें एटम्स को बिना नष्ट किए उनकी स्पिन प्रॉपर्टी नापी जा सकती है। पुराने तरीकों में एटम्स का क्वांटम स्टेट बिगड़ जाता था,
लेकिन इस नई तकनीक में लेजर लाइट का यूज करके सिर्फ स्पिन फ्लक्चुएशन को पढ़ा जाता है। यह क्वांटम कंप्यूटर बनाने में बहुत काम आएगा। बाकी स्टेटमेंट सही हैं। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया और थीम थी एआई इज ए टूल नॉट ए वॉइस। मतलब एआई सिर्फ मदद कर सकता है, लेकिन रेडियो की आवाज तो इंसान की ही होनी चाहिए। एग्जाम में याद रखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना नोबेल विनर सीवी रमन ने की थी। पत्रकारिता के इतिहास पर यह किताब बहुत चर्चा में है। पत्रकारिता के इतिहास पर यह किताब बहुत चर्चा में है। Consider the following statements regarding the monumental book, समग्र भारतीय पत्रकारिता, released in February 2026. 1. It is authored by Padma Shri awardee Vidyadutta Sridhar. 2. The book documents the comprehensive history of Indian journalism spanning over 250 years, starting from the year 1780. 3. It was officially released by Ram Bahadur Rai at the Indira Gandhi National Centre for the Arts, Inca, New Delhi. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। किताब का नाम है समग्र भारतीय पत्रकारिता। इसे लिखा है विजयदत्त श्रीधर ने, जो खुद एक जाने माने पत्रकार हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। इन्होंने भोपाल में न्यूज़पेपर म्यूजियम भी बनाया है। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि इसमें 1780 से लेकर आज तक का पूरा इतिहास है। 1780 वो साल है जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट छापा था। किताब को IGNCA दिल्ली में रिलीज किया गया। एग्जाम में याद रखिए, हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड था जो 1826 में आया था। यह किताब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स और इतिहास प्रेमियों के लिए एक रेफरेंस बुक बन गई है। अगर सवाल आए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वो 1878 में आया था, जिसे रिपन ने हटाया था। सरोजिनी नायडू के बारे में यह फैक्ट अक्सर गलत होता है। सरोजिनी नायडू के बारे में यह फैक्ट अक्सर गलत होता है। Consider the following statements regarding National Women's Day 2026 in India. 1. It is observed on 13th February to commemorate the 147th birth anniversary of Sarojini Naidu. 2. Sarojini Naidu was the first Indian woman to become the President of the Indian National Congress, INC, at the Kanpur session in 1925. 3. This day is identical to International Women's Day, which is also observed on 13th February globally. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only 1. Option B. Only 2. Option C. Only 3. Option D. Only 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे होता है, जो सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। लेकिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं। बाकी स्टेटमेंट सही हैं। 2026 में उनकी 147वीं जयंती थी। उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो 1925 के कानपुर सेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट पहली महिला थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। सरोजिनी नायडू आजादी के बाद यूपी की पहली महिला गवर्नर भी बनी। एग्जाम में याद रखिए, उनकी फेमस किताबें हैं
द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। वो गांधी जी के साथ दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थी। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप बैंकिंग और करंट अफेयर्स अपडेट्स। हमने लीड बैंक स्कीम से लेकर क्वांटम सेंसिंग तक सब कुछ कवर किया। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में और भी नए सवालों के साथ।